नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम टू एजुकेशन राइस। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2022 के लिए विषय इतिहास और कक्षा 12। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। तो ये रहा 18वां प्रश्न, हड़प्पाई मोहर किससे बनाई गई थी? इसका उत्तर है कि हड़प्पाई मोहरें सैलखड़ी पत्थर से बनाई गई थी। तो यहाँ तक तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आगे अब यहाँ पर हम जारी रखेंगे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी आप जो लिंक मिला है वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को, पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आइए जारी करते हुए इस वीडियो को अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां, जातक कथाएं अथवा जातक कहानी क्या है? तो इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के संकलन को जातक कथाओं के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियाँ थी वह उन कहानियों का जो संकलन जिन पुस्तकों में किया गया है वो पुस्तकें जातक कथाओं के नाम से जानी जाती है। 20वां प्रश्न है, अंग्रेजी में BC का क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी में जो BC है इसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर सी फॉर क्राइस्ट। तो बिफोर क्राइस्ट इसका मतलब है यानी ईसा के जन्म से पूर्व का समय। 21वां प्रश्न, और ये जो प्रश्न है 20वां, इसमें BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। हमने पिछला जो वीडियो था उसमें देखा था AD का क्या अर्थ होता है, तो हमने उसका जो अर्थ होता है वो है एनी डोमिनी, यानी ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म से, और बिफोर यानी ईसा के जन्म से पूर्व। 21वां प्रश्न है, हड़प्पाई सभ्यता के किन स्थलों से मिट्टी से बने हाल के प्रतिरूप मिले हैं? उत्तर है हड़प्पाई सभ्यता के चोलिस्तान तथा बनावली हरियाणा स्थलों से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये जो चोलिस्तान है ये पाकिस्तान, राजस्थान का जो थार मरुस्थल है, तो इस थार मरुस्थल से सटा हुआ जो पाकिस्तान का जो इलाका है उसे चोलिस्तान कहते हैं। यहाँ से, और ये जो बनावली है जो अपने हरियाणा में है, भारत के हरियाणा में है, तो यहाँ से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। 22वां प्रश्न, दक्षिणी भारत के सरदारों तथा सरदारियों की जानकारी किससे मिलती है? तो इसका उत्तर है प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में। प्राचीन काल के जो तमिल भाषा के जो संगम ग्रंथ हैं उसमें संग्रहित कविताओं से दक्षिण भारत के सरदारों तथा सरदारियों की जानकारी हमें मिलती है। तो किस में मिलती है? तमिल संगम ग्रंथों में। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा के किस स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं? तो हड़प्पा के अफगानिस्तान में स्थित स्थल सोर्तुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं। तो ये सुदूर स्थित, अफगानिस्तान में स्थित ये जो स्थान है सोर्तुगई, यहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं। नहरों से सिंचाई होती थी, इस बात का पता चलता है। और अगला प्रश्न है 24वां, चांडाल कौन थे? चांडाल शवों की अंत्येष्टि करते थे और मृत पशुओं को उठाते थे, उन्हें चांडाल कहा गया है। 25वां प्रश्न, अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? उत्तर है अवतल चक्कियां हड़प्पाई सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है ना, रावी सिंधु नदी के किनारे स्थित स्थल मोहनजोदड़ो, यहाँ से अवतल चक्कियां प्राप्त हुई हैं। 26वां प्रश्न, फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? इस किताब का नाम है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता हैं अर्नेस्ट मैके। ओके, अर्नेस्ट मैके याद रखिएगा, इन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो। 27वां प्रश्न है, कौरवों और पांडवों का संबंध किस वंश से था? हमने MCQs क्वेश्चंस किए थे, उसमें भी इस प्रश्न को शामिल किया था। तो यहाँ पर इसका उत्तर है कौरवों और पांडवों का संबंध कुरु वंश से था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या कितनी थी? मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 थी। 29वां प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में स्थित है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ है, और साथ ही साथ इसके पास इसी के साथ एक वहाँ पर विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुआ है, अन्न कोठार भी जिसे कहते हैं। 30वां प्रश्न,
प्रभावती गुप्त कौन थी? जो प्रभावती गुप्त है ये गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सोने के 31वां प्रश्न, सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में किन सम्राटों ने जारी किए थे? तो इसका उत्तर है कि सोने के सबसे भव्य सिक्के प्रचुर मात्रा में गुप्त सम्राटों ने जारी किए थे। याद रखिएगा, गुप्त सम्राटों ने जो है वो सोने के सिक्के जारी किए थे। और भारत में जो गुप्त साम्राज्य था, इसे भारत का स्वर्णिम युग भी माना जाता है। 32वां प्रश्न है, अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेख शास्त्र जो है वो अभिलेखों के अध्ययन को कहते हैं। तो अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। नेक्स्ट 33वां प्रश्न, मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर है कि मगध राज्य के 3 शक्तिशाली राजाओं के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला है बिंबिसार, फिर अजातशत्रु और महापद्म नंद। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है 34वां, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। लिपि याद रखिएगा, ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं ज्यादातर अशोक के अभिलेख। 35वां प्रश्न, तमिलकम में किन सरदारियों का मतलब होता है राज्यों का उदय हुआ? तो तमिलकम में चोल, चेर और पांड्य सरदारियों का उदय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, महाभारत किस भाषा में रचित है? तो महाभारत संस्कृत भाषा में रचित है। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है, ये ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। वहाँ पर चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को ब्रह्मा के या फिर भगवान के शरीर के अलग अलग हिस्सों से निकला हुआ बताया गया है। 38वां प्रश्न, प्रारंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को किस श्रेणी में रखा गया था? तो जो आरंभिक संस्कृत परंपरा है उसमें महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, किस सातवाहन शासक ने अपने को अनूठा ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था? ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी था, बड़ा प्रतापी शासक हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का। तो ये जो सातवाहन वंश का गौतमीपुत्र सातकर्णी नामक सातवाहन शासक था, इसने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण बताया एवं क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। दर्प का मतलब होता है घमंड, तो घमंड को हरने वाला भी बताया था। 40वां प्रश्न है, 2 राजवंशों के नाम लिखिए जिनके राजा ब्राह्मण थे। तो पहला तो है सोंग और दूसरा है कण्व। तो सोंग और कण्व वंश के राजा जो है ये ब्राह्मण जाति के हुआ करते थे। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे या मातृवंशिकता प्रणाली का? क्वेश्चन मार्क। तो इसका सही जवाब है कि अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। पितृवंशिकता का मतलब है कि पिता के बाद उसकी गद्दी पर उसका पुत्र और उसके बाद फिर उसका पुत्र तो है वो जो है वो बैठेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पितृवंशिकता प्रणाली। तो ये था एक छोटा सा वीडियो आज का, जिसमें हमने इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो आपकी आगामी परीक्षाओं में, अर्धवार्षिक परीक्षा और साथ ही साथ आपकी जो वार्षिक परीक्षा होनी है बोर्ड की 2022 में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने चूज करके आपको यहाँ पर दिखाए हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोस और आपको मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और साथ में बेल बटन को प्रेस करिए ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर करिए और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।